देखें, ग्राम जो पंचायत है तो ग्राम पंचायत का भी एक पावर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यानी ग्राम सभा भी किया जाता है और ग्राम सभा में जितनी भी मान लेते हैं जो समस्या है, जिन लोगों की समस्या है उस पर जो है उस समस्या को सुना जाता है और उसका हल जो है निकाला जाता है। अब इसमें जो अगर बात करें कि जो भी किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना है, जो सिस्टम तो इसी प्रकार से कार्य करता है। लोग जो विवाद से घिरे हुए हैं, जमीन का विवाद से घिरे हुए हैं, है ना, या पारिवारिक विवाद से घिरे हुए हैं, तो उसके लिए भी जो है यानी ग्राम सभा करके उसका सॉल्यूशन जो है निकाला जाता है। आपको पता यहाँ पर होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में जो है ना, ग्राम पंचायत में उसके बहुत सारे सदस्य होते हैं। उसमें जो है यानी सरपंच होता है ना, मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, तो ये सभी जो है एक तरह से बनाए जाते हैं। अब इसके साथ भी जो ग्राम पंचायत के बहुत सारे जो सदस्य हैं वो होते हैं। तो अगर किसी प्रकार का कोई विवाद से अगर मान लेते हैं एक तरह से है, तो उसको भी वो हल करने का प्रयास करते हैं जो यानी जो सरपंच होते हैं। तो सवाल है कि ग्राम पंचायत में जो जमीन है उसका रसीद कौन कैसे पास करता है। देखें, आप उसके लिए एक पंचनामा बना सकते हैं, ठीक है। पंचनामा पर मान लेते हैं जो आपकी जमीन है वो दर्ज होगी और इसमें जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो इसमें क्या करेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे। तो उसके बाद जो है आप उस जमीन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा पाएंगे। उसका रसीद अगर मान लेते हैं कैसे पास करता है, तो उसके बाद क्या होगा, सारा ये अगर सिग्नेचर हो जाएगा पंचनामा का आधार पर, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तब फिर वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जो अंचल अधिकारी हैं, है ना, उनके पास वो जाएगा। तो सबसे उससे पहले जो कर्मचारी पटवारी हैं उनके पास जाता है और जाने के बाद जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं कि सारा कुछ सही है, तो फिर आगे का प्रक्रिया हो जाता है। इसी प्रकार से ये पूरा प्रक्रिया जो है, ये सिस्टम जो है वो कार्य करता है। तो यानी आप जो है पंचनामा बनवा सकते हैं जिसमें जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनका सिग्नेचर ले सकते हैं और साथ में अगर आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आप अपना सिग्नेचर भी करेंगे। सवाल है, सर मेरे पिता ने 1980 में एक प्लॉट खरीदा था लेकिन हमारे पास कोई कागज नहीं है, लेकिन हमें लगातार कब्जा है और हमें टैक्स भी हम देते हैं। बिजली मीटर है, वाटर बिल और बाकी सभी डॉक्यूमेंट इसी एड्रेस से है। देखें, अगर आप यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर पिता की बात करेंगे, 1980 में वो प्लॉट आप खरीदे थे, है ना, लेकिन आपके पास उसका कोई कागज नहीं है, तो ये आपको पता करना है कि 1980 में जमीन की रजिस्ट्री हुई थी नहीं, है ना। ये जानकारी बेहद जरूरी है कि जमीन की रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई। अगर जमीन की रजिस्ट्री मान लेते हैं हुई ही नहीं है, तब तो फिर एक अलग प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई है लेकिन दस्तावेज आपके पास नहीं है, कब्जा आपका लंबे समय से है और आप होम टैक्स भी हम देते हैं, बिजली मीटर, वाटर बिल, बाकी सभी डॉक्यूमेंट इसी एड्रेस से है। सबसे पहले ये आप पता करने का प्रयास करें कि कागजात इसकी रजिस्ट्री हुई या नहीं हुई। अगर इसकी रजिस्ट्री जो है वो पहली बात है कि नहीं हुई होगी, तब आप इस पर कानूनी तरीके से जो है भी दावा कर सकते हैं, इसलिए कि आपका कब्जा लंबे समय से है और आप जो है यह आरोप लगा सकते हैं कि जो इनकी रजिस्ट्री है वो नहीं किए। दूसरा, ये अगर उसकी रजिस्ट्री हुई है तब तो कोई समस्या नहीं है, उसका कागजात का जो है आप नकल, अगर आपको पता है 1980 में, तो आप अगर उसका नकल जो है एक तरह से जिला निबंधन कार्यालय से अगर आप निकाल लेते हैं तो आप सबूत के तौर पर उसको पेश कर पाएंगे। एक आदमी के पास एक से ज्यादा जमीन है तो आधार से लिंक करने पर क्या हर जमीन का यूनिकोड अलग अलग होगा। देखें, एक आदमी के पास अगर मान लेते हैं बहुत सारा जमीन है तो उसको एक इस तरीके से पोर्टल पर जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी एक साथ जो है वो दिखेगी। यानी आप अपना डिटेल जो है वो आसानी से आप एक साथ जो है वो देख सकते हैं। अगला सवाल है कि ये कह रहे हैं कि हम जो है चाचा की बेटी से जमीन केवाला करवाए हैं और अब मेरा दूसरा चाचा बोल रहा है
कि मेरा भी हिस्सा होगा उसमें, और मेरे चाचा भी उतना जमीन वो एक तरह से बेचे। 6 साल हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत। आप यहाँ पर जो चाचा है यहाँ पर जो है उसकी बेटी से अगर आप जमीन ले लिए हैं, अब मान लेते हैं उनकी इकलौती बेटी अगर होगी, तो दूसरे चाचा जो है यहाँ पर वो अगर उस पर दावा कर रहे हैं, जबकि ये वो भी जमीन बेच चुके हैं, है ना, इन्होंने जो है अपना हिस्सा आप कह सकते हैं, है ना, अपना हिस्सा जो है वो बेच दिया है, तो आप इस पर जो है दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अपना हिस्सा इन्होंने पहले ही बेच दिया है। अब कोई अगर अपना हिस्सा बेच लिया है तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। वो अपना हिस्सा बेचने के लिए वो व्यक्ति स्वतंत्र है, बेच सकता है। अगला जो सवाल है, करें हमने प्लॉट को नक्शा में देखकर खरीदा और लगान रसीद कट रहा है मेरे नाम से 50 साल से, उस जमीन पर जो है यहाँ पर संथाल का कब्जा है, क्या करूं? क्या एक तरह से जमीन मिलेगा? कब्जा वाला जमीन देना नहीं चाहता। देखें, अगर मान लेते हैं आपने जो है प्लॉट को नक्शा देखकर खरीदा, लगान रसीद कट रहा है, लेकिन 50 साल से उस जमीन पर जो है, देखें मान लेते हैं 50 साल से कब्जा है ना, तो उसका भी लंबे समय से कब्जा है। अब ये आपने रसीद कटवा लिया, अब आपको कोर्ट में केस कर देना है, ठीक है। कोर्ट में उस जमीन को खाली करने के लिए केस करना है कि आपने जमीन को खरीदा, सारा कुछ देकर खरीदा, लेकिन उन्होंने जो कब्जा करके रखा हुआ है। केस से उसको नोटिस जाएगा और उसके बाद जो है कब्जा तो उसको खाली किसी भी हालत में करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से किसी दूसरे के जमीन पर अगर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो कोर्ट का फैसला जिस दिन आपके पक्ष में होगा उसको उस जमीन पर से किसी भी हालत में जाना होगा। इसलिए मान लेते हैं कि वो 50 साल से कब्जा हो, 60 साल से कब्जा हो, 100 साल से कब्जा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बात को जानना समझना बेहद जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा कानूनी प्रक्रिया है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये किस प्रकार जो है कार्य करता है। यानी अगर आपके पक्ष में फैसला हुआ तो ठीक है, नहीं आपके पक्ष में फैसला होगा तो फिर आगे आप ऊपरी अदालत जाएंगे। यानी कोई जरूरी नहीं है कि मामला अगर सिविल कोर्ट से आप हार गए तो फिर आपको हाई कोर्ट नहीं जानी है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जानी है, ठीक है। यानी आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। अगर आप संपत्ति में पैसा लगाए हैं, खरीदे हैं, तो उसको खाली भी कानूनी तरीके से करवा सकते हैं। और ऐसा जजमेंट भी हम आपको बताएंगे, सेम जजमेंट जो है, अब जाके मेरे जजमेंट स्टोरी में पूना राम और मोतीराम वाला जो जजमेंट है वो देख सकते हैं। वहां पर भी सेम सिचुएशन है कि कब्जा किसी और का था और संपत्ति जो है बेच दिया गया और खरीदार जो खरीद लिया, म्यूटेशन करवा लिया, अब संपत्ति पे अपना कब्जा वापस चाहता था, सामने वाला नहीं देना चाहता था, लेकिन देना पड़ा। जिसके पास कागजात था, जिसके पास रजिस्ट्री थी, उसको संपत्ति वापस प्राप्त हुई। अगला सवाल है, सर मैं सिर्फ 3 बानू और मेरे पिताजी 9 साल पहले जो है यहाँ पर एक्सपायर हो गए। पिता के साथ में जो है वो बहन है ना, दोनों बहन कोई भी योगदान नहीं किया था। पिताजी के कुछ पुश्तैनी जमीन है सर, मैंने बराबर मात्रा में बांट दिया, अर्थात मेरी माँ के नाम 8 कट्ठा जमीन है, उस जमीन को मैंने 4 हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा तीनों बहन को और एक हिस्सा माँ को देकर जो है देखभाल के साथ यहाँ कर्म होने के लिए दे रखा है। अर्थात माँ का जो है श्राद्ध कर्म में तीनों योगदान रहने पर सबको बराबर हिस्से में बांट दिया जाता, या जो जैसा करता उससे उसके हिसाब से बंटवारा किया जाता। मेरा विचार सही है गलत है, आप मार्गदर्शन कीजिए। देखें, सबसे पहले मैं इस विचार से जरूर सहमत नहीं हूं कि किसी भी जीवित व्यक्ति का, मान लेते हैं जो व्यक्ति जीवित हैं, एक तरह से अभी वर्तमान में जीवित है, और आप उसके श्राद्ध की चर्चा अभी से कर रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, उस व्यक्ति का जीवन अभी वर्तमान में है, वो जीवित है व्यक्ति, ठीक है। वो हो सकते हैं आपके माँ हो, या वो हो सकते हैं वो आपके पिता हो, और आप जो एक तरह से जो फंड जमा कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वैसा फंड जमा कर रहे हैं जो कि उनके श्राद्ध कर्म से जुड़ा हुआ है। उनका श्राद्ध कैसे होगा, कोई देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो है, ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है अटपटांग बातें हो सकती है, या आपकी थिंकिंग हो सकती है अलग लेवल की हो,
लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मान लेते हैं कानूनी तौर पर जो हिस्सेदारी होगी वो इसी प्रकार की होगी। जो आपने 4 हिस्सों में बांटा है उसमें 4 हिस्से कानूनी तरीके से होंगे ही। इसलिए एक हिस्सा जो है आपकी माँ का होगा और बाकी जो बच्चे हैं उनका भी एक एक हिस्सा होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।